गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन कोचर आप सभी का साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस फॉर 11th एंड 12th पर। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो अगेन दिए गए थे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। और मेरे जो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वो थे इड, ईगो, सुपर ईगो और लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द एडल्टहुड एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलप की जाती है बाय 5 स्टेजेस। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये स्टेजेस और इनके क्या क्या नाम होंगे, इनकी डिटेल सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, तो देखते रहिए। एंड अब जो मेरी फर्स्ट यहाँ पर स्टेज आएगा, जो कि अगेन दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, मैं फिर से हेल्प लूंगा एनसीईआरटी बुक्स की। और इसमें जो मुझे सबसे पहला स्टेज मिल रहा है वो बेसिकली है ओरल स्टेज। हम जानते हैं कि ये ओरल स्टेज होता क्या है बेसिकली। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें कि साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट दोनों साथ में होता है। दैट इज व्हाई द टर्म इज गिवन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और स्टेजेस। साइकोसेक्सुअल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किस तरीके से आपकी सेक्सुअल एनर्जी यानी कि जो लिबिडो है वो काम करता है। वो कभी कभी बहुत ज्यादा हाई पॉइंट्स में चला जाता है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा कभी कम भी हो जाता है। जानते हैं कि वो लेवल जो होता है लिबिडो का किस तरीके से हमारे चाइल्डहुड से लेके हमारे एडल्टहुड तक हमें अफेक्ट करता है। फर्स्ट स्टेज इज द ओरल स्टेज। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है फ्रॉम द बर्थ टू 18 मंथ्स। बर्थ से लेके 18 महीने तक ये स्टेज रहता है हर इंडिविजुअल में। न्यूबॉर्न बेबीज आर इनिशियली लिमिटेड टू सकिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज उस टाइम पे कुछ भी फीड नहीं कर सकते, कुछ भी सॉलिड फूड आइटम या पार्टिकल नहीं डाइजेस्ट कर सकते, खा सकते, च्यू कर सकते हैं, इसीलिए वो लिमिटेड रहते हैं बाय सकिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक, दिस देयर सेक्सुअल इंस्टिंक्चुअल ड्राइव इज देयरफॉर फोकस्ड अराउंड द माउथ, इनिशियली इन द पैसिव सकिंग एंड च्यूइंग। जहां पर उनका मेन जो उन्हें प्लेजर मिलता है, इड, ईगो, सुपर ईगो अगेन, तो यहाँ पर जो उस बच्चे को हमें प्लेजर मिला जाएगा, उस बच्चे से जो प्लेजर उसको मिलेगा वो बेसिकली प्लेजर उसको मिलेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ द माउथ। एंड वो माउथ से जैसे ही वो ग्रेटिफिकेशन, वो नीड पूरा करेगा तो अनकॉन्शियस में उसके ब्रेन में ये चीज सेट हो जाएगी, ये चीज बैठ जाएगी, ये जगह बैठ जाएगी दैट मुझे मेरी बॉडी को जो प्लेजर मिलता है वो बेसिकली बॉडी के कौन से पार्ट से मिल रहा है, दैट इज असाइंड टू द माउथ। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड इज फोकस्ड ऑन ओरल प्लेजर्स। अब यहाँ पर एक और चीज, टू मच और टू लिटिल ग्रेटिफिकेशन। अगर इस पूरे ही स्टेज में बहुत ही ज्यादा ये चीज की जाए यानी कि ओवर फीडिंग कर दी जाए फ्रॉम द माउथ, या बहुत ही कम ग्रेटिफिकेशन पूरी हो, तो होता क्या है, इट कैन रिजल्ट इन ओरल फिक्सेशन। तो टू मच और टू लेस कैन कॉज ओरल फिक्सेशन। अगर ये बहुत ज्यादा हो, क्या, ग्रेटिफिकेशन, ठीक, अगर ये ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है तो क्या होगा कि वहां पर फिक्सेशन एक चीज आ जाएगी और उस बच्चे को लगेगा कि मुझे जो बॉडी को नीड डेवलप की जाती है या जो मेरी बॉडी से नीड मुझे मिलनी चाहिए वो सिर्फ ओरली ही मिलेगी।
सो इस वजह से अब इसके साइड इफेक्ट्स या आई वुड से कि इसके एडल्टहुड में सिम्टम्स किस तरीके से नजर आ सकते हैं. दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मे हैव अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू स्मोक, ड्रिंक अल्कोहल, ओवरईट और बाइट हिज और हर नेल्स. अब यहाँ पर ये 3-4 चीजें क्या हो सकती हैं? स्मोक, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल एंड द थर्ड वन इज बाइटिंग ऑफ नेल्स. तो अगर इन तीनों में से कुछ भी एक्टिविटी एडल्टहुड में या एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में या टीनेज में बहुत ज्यादा हो रही है, खास करके ये चीज, बच्चा एंग्शियस है, ठीक, एग्जाम के लिए, अगेन लेट्स से एक सिचुएशन लेते हैं, एक बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा किसी भी सिचुएशन के लिए स्ट्रेस्ड है, टेंस है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपने नेल्स को बाइट करेगा, ठीक है, नाखून चबाएगा. तो वो उसके चाइल्डहुड में फिक्सेटेड बन चुका था वो चीज, ये ओरल फिक्सेशन का कंसेप्ट जो है डिवाइस हो चुका था, जिस वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पाया उस डेवलपमेंट को क्योर करने के लिए. ठीक, अब यहाँ के लोगों की, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बेसिकली कैसी होती है उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. Personality wise, these individuals may become very overly dependent upon others and perpetual followers. ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट कह सकते हैं हम इन्हें, कि ऐसी पर्सनैलिटीज ओवरली डिपेंडेंट हो सकती हैं. They may also fight these urges and develop pessimism and aggression towards others. अब इनको अगर बोला जाए ऐसे लोगों को दैट यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल और यू शुड नॉट बाइट द नेल्स, ये चीजें सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, अच्छी नहीं लग रही हैं, तो क्या होगा? एग्रेशन क्रिएट हो जाएगा उस इंसान के लिए. ठीक, नेक्स्ट स्टेज आई गेस कि आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ. नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास एनल स्टेज. नेक्स्ट स्टेज है एनल स्टेज. एनल स्टेज का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज फ्रॉम अराउंड 18 months to 3 years. 18 महीने यानी कि 1.5 साल की उम्र से लेके 3 साल की उम्र तक के बच्चों में ये चीजें मिल सकती हैं. अब इस एनल स्टेज में होगा क्या? It is found that around ages 2 and 3 the child learns to respond to some of the demands of the society. सोसाइटी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग बच्चा जो है अब वर्क करने लग जाता है, क्योंकि अब उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट जो है वो आ रहा है. One of the principal demands of the society is that the child learns to control the bodily functions of urination and defecation. तो ये दो चीजें, यूरिनेशन का कंट्रोल यानी कि ब्लैडर कंट्रोल एंड द डिफिकेशन कंट्रोल यानी कि अपने स्टूल का कंट्रोल करना, ये बच्चा कहीं ना कहीं सीखने लग जाता है. कौन सी एज में? 1.5 साल से लेके 3 साल की एज तक. Most children at this age experience pleasure in moving their bowels. ठीक, तो उनका जो लोअर स्टमक एरिया होता है, द एरिया बिलो देयर स्टमक, तो वहां से उनको प्लेजर प्रोवाइड होता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से फ्रॉम द माउथ व्हेन द बर्थ वाज डन, माउथ से ट्रांसफर हो जाता है वो प्लेजर टुवर्ड्स द एनल स्टेज. ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. बट वहीं पर अगर फिक्सेशन देखने को मिलता है हमें किसी भी स्टेज में, तो हो सकता है कि वो आगे डेवलपमेंट ना कर पाए. द एनल स्टेज, यहाँ पर दो चीजों में दो डिविजन्स हैं इस एनल स्टेज के. द एक्सपेलिंग पीरियड इन विच द चाइल्ड डिराइव्स प्लेजर इन एक्सपेलिंग फीसेस एंड द रिटेंटिव पीरियड इन विच दे डिराइव प्लेजर फ्रॉम स्टोरिंग इट. अब यहाँ पर दो पार्ट्स हो जाते हैं एनल स्टेज के. द फर्स्ट इज द repelling and the second is the expelling. It is not repelling, you can correct this, it is retentive. तो ये दो स्टेजेस और आते हैं, एक्सपेलिंग
and retentive. Expelling का क्या होता है मतलब in which the child derives from expelling the feces. उसको यूरिनेशन करने में, उसको बॉवल यानी कि अपने स्टूल या फीसेस को एक्सपेल करने में, यानी कि अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर निकालने में उस बच्चे को प्लेजर मिलता है, उसके एनल एरिया को प्लेजर मिलता है. दैट इज द एक्सपेलिंग पार्ट. And the retentive is the child basically derives pleasure or gratifies his or her desire by storing them. Okay? The anal stage coincides with the toilet training in the child and is marked by conflicts with parents about compliance and defense. तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब बच्चा जो है उसके मन में कॉन्शियसली ये चीज डाली जाती है, समझाई जाती है by teaching him the toilet training concept. ठीक, तो ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है the toilet training concept, जहां पर इन दो चीजों का कंट्रोल बताया जाता है. ठीक, through society's pressure mainly via parents, the child has to learn to control and stimulation. ये दोनों चीजें ही उस बच्चे को सीखनी होती हैं, समझनी होती हैं, अंडरस्टैंड करनी होती हैं. अब यहाँ पर अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर पर्सनैलिटी किस तरीके की होगी. The after effects of anal fixation during this stage can result in obsession with cleanliness. अगर वो एनल फिक्सेशन यानी कि इस स्टेज पे वो उसकी पर्सनैलिटी फिक्स हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी क्लीनलीनेस की तरफ जाएगी एंड ऑल्सो परफेक्शन एंड कंट्रोल. परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल. ठीक, दिस इज द पार्ट यहाँ पर एनल रिटेंटिव होता है स्टेज. ठीक, तो ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हमें देखने को मिलेंगे जब एनल स्टेज में कैसा होगा पार्ट रिटेंशन का, यानी कि वो स्टोर करके रखेगा अपने उस बॉडीली फंक्शन को. ठीक, और थर्ड यहाँ पर अगर हमारे पास मिलता है एनल एक्सपेलिंग का तो यहाँ पर पर्सनालिटी कैसी होगी, दे मे बिकम मेसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड. This is the stage of anal expelling. ठीक है, तो ये दो स्टेजेस थे जहां पर हमने जाना कि 1.5 साल से 3 साल की उम्र में बच्चों में अगर एनल स्टेज देखने को मिलता है तो उसमें दो फेजेस आएंगे. एक होगा एनल रिटेंशन जहां से वो स्टोर करके और प्लेजर डिराइव करेगा, और वहीं पर वो एक्सपेलिंग यानी कि एक्सपेल करके यानी कि अपनी बॉडी से थ्रो आउट करके वो चीजों को, वो उस प्लेजर को डिराइव करेगा. और अगर उसकी पर्सनालिटी टाइप को देखा जाता है तो उसका रिटेंशन दिखता है अगर, तो वो क्लीनलीनेस, परफेक्शनिज्म और कंट्रोल की तरफ ज्यादा रहेगा, कंट्रोल टुवर्ड्स हिम और हरसेल्फ. एंड यहाँ पर एक्सपेलिंग में अगर उसको प्लेजर मिल रहा है इट मीन्स कि वो मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसकी पर्सनालिटी रहेगी. तो इसके एग्जांपल आप उसके घर से, उसके कमरे से देख सकते हैं कि अगर वो मेसी होगा, अपना काम टीडियसली नहीं करेगा, अपना काम टाइम पे नहीं करेगा, बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेगा, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसके बचपन में एनल एक्सपेलिंग का स्टेज जो था वो फिक्सेटेड हो चुका था. एंड आई गेस कि आप सबको अब ये स्टेज भी समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज, दैट इज द फेलिक स्टेज. अब हम आते हैं फेलिक स्टेज पे. फेलिक स्टेज बेसिकली क्या काम करता है. फेलिक स्टेज, द फेलिक स्टेज इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द फ्रॉइडियन मॉडल एंड इसका एज जो टाइम लिमिट रहता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 3 years to 6 years. ठीक, this stage focuses on deriving the pleasure from the genitals. अब मेल और फीमेल जेनिटल्स में ये फेलिक स्टेज जो है वो वहां से डिराइव करेगा अपनी प्लेजर को. नाउ द प्लेजर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्थ दैट वाज गिवन बाय द ओरल स्टेज. Next it was the anal stage and the third one is now coming to the genitals.
ठीक, the pleasure zones, which is to the genitals, as I just now described, children obtain pleasure from stimulating their genitals and begin to discriminate between the sex roles of their parents. तो यहाँ पर एक बहुत ही मेजर जो डिफरेंशिएशन हमें मिलता है बाकी सारे स्टेजेस से, वो होता है सेक्स रोल्स ऑफ पेरेंट्स। इसके लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये दो कंसेप्ट आते हैं और ये बेसिकली होते क्या हैं। A child in the phallic stage will identify with the parent of the opposite sex in what is known as the Oedipus complex. Briefly, the Oedipus complex posits that the child urges or seek an external object. The inevitable object is the child's mother. ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन क्या देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे में जेनेटिकली ये चेंजेस आ रहे हैं कि उसमें अब बच्चे 3 साल से 6 साल की उम्र में ऐसे अर्जेस डेवलप होने शुरू हो गए हैं, जिस वजह से उसका प्लेजर सीकिंग एरिया जो है वो क्या बन जाता है, जेनिटल्स का। और अगर वो एरिया जेनिटल्स का बन रहा है, ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो जो ग्रेटिफिकेशन एरिया होता है वो होता है जेनिटल्स का। अब जिस वजह से होता क्या है कि जो बॉय है, जो मेल चाइल्ड है, बेसिकली वो अपने मदर से अट्रैक्ट हो जाता है और अपने फादर को अपोज करने लगता है। एंड द सेम गोज फॉर द गर्ल चाइल्ड। इफ द गर्ल चाइल्ड इज बोर्न तो वो अपने फादर से अट्रैक्ट होगी एंड अब वो अपनी मदर को अपोज करेगी। जो पहला कंसेप्ट मैंने बताया, दैट वाज गिवन द नेम ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो उसका नाम था ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट स्टेज था वो होगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बेसिकली व्हाट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स? ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेल चाइल्ड एक्सपीरियंसेस द ओडिपस कॉम्प्लेक्स व्हिच इन्वॉल्व्स लव फॉर द मदर, hostility towards the father and the consequent fear of punishment or castration by the father. Okay? तो उसको कहीं ना कहीं अपने फादर से डर भी लगता रहता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पर ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, इट इज फॉर द मेल चाइल्ड। ठीक, ये मेल चाइल्ड में दिखता है हमें और यहाँ पर ये हमें फीमेल चाइल्ड में दिखता है। तो बेसिकली ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मदर, जो मेल चाइल्ड है यानी कि जो सन है, वो अपने मदर से अट्रैक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं 3 साल से 6 साल की एज में अट्रैक्शन का एक फेज आएगा। इस वजह से वो अपने सेम सेक्स के पार्टनर यानी कि अपने फादर को ऐसा फील करवाएगा कि वो उनको अपोज करेगा। बेसिकली वो ऐसा उन्हें शो करवाएगा दैट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द फैमिली। बट वहीं पे अगर जो फादर अपना एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं या जिसे हम फादर फिगर रोल कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो फादर हॉस्टाइल या एग्रेसिव मैनर में उस चीज का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एंड द सेम गोज फॉर द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर गर्ल्स। Oedipus complex or the Electra complex after Electra, a Greek character who induced a brother to kill their mother, follows a slightly different course. By attaching her love to the father, a girl tries to symbolically marry him and raise a family. When she realizes that this is unlikely, she begins to identify with her mother and copy her behavior as a means of getting her father's affection. So basically इसमें Electra complex में होगा क्या कि वो बच्चा जो कि फीमेल होगा, जो डॉटर होगी, वो अपने फादर से अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। ठीक, अब अट्रैक्शन के लिए वो बेसिकली आई वुड से जेलस किससे होंगी, दिस इज समथिंग मोर देन द जेलसी, बट बच्चों में हम इस चीज को जेलसी ही कहेंगे। वो जेलसी उसे कहाँ दिखेगी? अपनी मदर से। ठीक है, अब वो मदर के तरीके से अपने आप को बनाएगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी, वैसे ही पहनावा करेगी, पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी बनाएगी एंड शी ट्राई टू अट्रैक्ट द फादर। ठीक, बट अगेन ये चीज नहीं है पॉसिबल, जिस वजह से इनको सिर्फ एक थियोरेटिकल फैक्ट बेसिस ही रखा गया है एंड देयर इज एक्चुअली नो एविडेंस फॉर दैट
कि ऐसा ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहीं देखने को मिलता है। हाँ, बिहेवियर के कंसेप्ट से अगर देखा जाता है तो ये चीज कभी ना कभी 3 साल से 6 साल में दिख सकती है, वंस और ट्वाइस, बट उससे ज्यादा ये चीज विजिबल नहीं हो पाती है। दैट इज व्हाई इट इज जस्ट राइट नाउ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक, अब यहाँ के लोग जो होंगे इनकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर द फिक्सेशन एट दिस स्टेज could result in sexual deviances, a weak or confused sexual identity according to psychoanalysts। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वीक और कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी क्रिएट हो सकती है। वीक एंड कंफ्यूज्ड, तो यहाँ पर वीक एंड कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। आई होप कि आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एंड नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द लेटेंसी स्टेज। Now the next stage is the latency stage. लेटेंसी स्टेज का जो एज गैप रहता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज 6 टू प्यूबर्टी और एज 7 टू प्यूबर्टी। बेसिकली 6 से लेके प्यूबर्टी तक ये स्टेज जो है देखने को मिल सकता है। आप इसको 6 और 7 भी कर सकते हैं, 6 और 7 टू प्यूबर्टी। द लेटेंसी स्टेज अकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो कंडीशन आएगी it starts before puberty। B part, during this period the child continues to grow physically but sexual urges are relatively inactive। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो उसकी थर्ड स्टेज में, फेलिक स्टेज में जो सेक्सुअल अर्जेस डेवलप की गई थी बाय द इलेक्ट्रा एंड द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, सो बेसिकली वो कहीं ना कहीं रिप्रेस हो जाती हैं। एंड ये बच्चा जो है सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेम सेक्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप या पीयर्स डेवलप करने की कोशिश करता है। क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जब स्कूल में एंटर होता है तो वहां पर उसको ये डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल एंड हाउ दे इंटरेक्ट। सो बेसिकली वो कंसेप्ट उसका स्कूलिंग से डेवलप होता है, द लेटेंसी स्टेज का पीरियड। मच ऑफ अ चाइल्ड्स एनर्जी इज चैनल इनटू सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। अब ये दोनों ही एक्टिविटीज जो हैं ज्यादातर एनर्जी जो है वो सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, अगेन क्योंकि स्कूलिंग का कंसेप्ट है तो सोशल लाइफ को इंक्रीज करना है, फ्रेंडशिप बनानी है, पीयर सेम सेक्स पीयर्स के साथ खेलना है। ठीक, और अचीवमेंट रिलेटेड यानी कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, मार्क्स टेस्ट में स्कोर अच्छा करना है, एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, गेम्स खेलनी है। देयर इज अ कॉम्पिटिशनल, आई वुड से देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिहाइंड दिस स्टेज। तो वहां पर उसका एक कंसेप्ट जो है कंपटीशन का डेवलप होता है, बिकॉज अभी तक आइदर इन द ओरल स्टेज और इन द एनल और द फेलिक स्टेज कहीं पर भी कंपटीशन डेवलप नहीं हुआ था। द थर्ड स्टेज वाज नॉट एक्चुअली द कंपटीशन, इट वाज जस्ट आउट ऑफ द जेलसी फॉर्म। बट लेटेंसी स्टेज में क्योंकि अब सोसाइटी में बच्चा जाने लगा है, स्कूल में जाने लगा है, खेलने लगा है पार्क्स में, ग्राउंड्स में, जिस वजह से बच्चे की जो सेक्सुअल एनर्जी थी वो रिप्रेस हो जाती है कहीं ना कहीं उस ये 6 से 7 साल के लिए और प्यूबर्टी तक। उसके बाद अगेन जो हमारे पास स्टेज आता है दैट इज द लास्ट स्टेज, और वो लास्ट स्टेज होगा जेनिटल स्टेज। अगेन यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पीक पर चली जाती है, जिस वजह से वो सेक्सुअल प्लेजर जो है अपने अगेन जेनिटल से डिराइव करने की कोशिश करता है। नाउ द लास्ट स्टेज इज द जेनिटल स्टेज। इसका जो एज का गैप रहता है वो पीरियड रहता है दैट इज प्यूबर्टी ऑन। ठीक, तो वो प्यूबर्टी से लेके आगे चलता रहता है, दैट इज द जेनिटल स्टेज। द सेक्सुअलिटी, फियर्स एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ अर्लियर स्टेजेस एट वंस are once again exhibited।
जो रिप्रेस हो चुकी थी सेक्सुअल फीलिंग लेटेंसी स्टेज में, यहाँ पर क्या होगा कि जेनिटल स्टेज में वो फिर से एक बार देखने को मिल सकती हैं. पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स इन अ सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे. अब यहाँ पर अगर फिक्सेशन हो जाता लेटेंसी स्टेज में या फेलिक स्टेज में कहीं फिक्सेशन हो जाता और उसके बाद वो सेक्सुअल वर्जेस डायरेक्टली जेनिटल स्टेज में देखने को मिलती, तो होता क्या कि वो सोसाइटी के मैनरिज्म से, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस की वजह से, जो कि लेटेंसी स्टेज सिखाता है, वो नहीं सीख पाता एंड वो डायरेक्टली जंप ऑन कर देता फ्रॉम द फेलिक स्टेज टू द जेनिटल स्टेज. जिस वजह से स्कूलिंग और एजुकेशन, एक मोरल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहती है लेटेंसी स्टेज में. That is why schooling is most important part of the child's mental development and also the physical and emotional development, social development basically, ताकि वो जान पाए वो rules, orders, mannerisms, behavior के तौर तरीके for the opposite sex and as well as for the same sex. ठीक. अब वो जब जंप करा है लेटेंसी स्टेज से जेनिटल स्टेज में, तो यहाँ पर क्या होगा, वो सोशली और सेक्सुअली मैच्योर वे में किस तरीके से अब बिहेव करता है टुवर्ड्स द अदर सेक्स, वो यहाँ पर दिखाया जाता है जेनिटल स्टेज में. तो अब बच्चा जो है वो रिएक्ट करेगा इन अ मोर सोशली एक्सेप्टेबल मैनर टुवर्ड्स किसके लिए, टुवर्ड्स अदर सेक्स. ठीक. थ्रू द लेसन्स लर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेजेस, adolescents direct their sexual urges onto opposite sex peers. The primary focus of pleasure is the genital hair. ठीक. तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है it however if the journey towards this stage is marked by excessive stress or overindulgence, it may cause fixation to an earlier stage of development. ये चीज किसी भी स्टेज में हमें देखने को मिल सकती है. what the fixation. ठीक. तो ये फिक्सेशन हमें देखने को मिल सकता है जहां पर एक बच्चा, अगर उसकी वो डिजायर उस स्टेज पर फुलफिल नहीं होती, तो बच्चा जो है वो फिक्सेटेड हो सकता है. और वहीं पर द सेकंड कंसेप्ट इज द रिग्रेशन, जहां पर बच्चा अपने, जब वो एडल्टहुड में या चाइल्डहुड में पहुंच जाता है, तो वो कहीं ना कहीं प्लेजर सीख करने के लिए दोबारा से अपने किसी एक साइकोसेक्सुअल स्टेज में जंप बैक कर जाएगा और वो अनकॉन्शियसली होता है. तो हो सकता है कि वो स्मोकिंग की हैबिट करने लग जाए या अल्कोहल ड्रिंकिंग की कंजम्पशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाए. तो ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं सिगमंड फ्रॉइड ने जो दिए थे, दैट वाज अबाउट द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस and that is how a personality of a person is developed or created from the birth till your puberty and afterwards. So I guess कि आप सभी को मेरा ये लेक्चर भी उतना ही पसंद आया होगा, उतना भी अच्छा लगा होगा जैसा कि आप सब लोग मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं. एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आगे अगेन टॉपिक बताऊंगा पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस. और सिगमंड फ्रॉइड क्योंकि बहुत बड़े साइको एनालिस्ट थे, उनके बाद साइकोलॉजी की स्टडी, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, किन्होंने चेंजेस लाने की जरूरत करी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लाए कार्ल यंग, और जानेंगे उनकी एनालिटिकल साइकोलॉजी, कलेक्टिवली कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और आर्केटाइप्स के बारे में. पुरानी वीडियो, मेरे लास्ट लेक्चर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए मेरी वीडियोस. And thank you once again for liking and supporting me. Keep learning.